तो अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे समीकरण दे रखे होते थे जिनको हम लोग रैखिक समीकरण में बदल देते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको दे रखा था 7/x धन 8/y बराबर 12 और 3/x धन 4/y बराबर 9। 4/y मत लीजिए, फिर वो वाला नहीं निकलेगा, यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, बराबर 9। तो अब हम इनको क्या करते थे, इनको हम लोग रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर देते थे, बदल देते थे। ये रैखिक समीकरण तो है नहीं, क्योंकि 1/x जो है वो रैखिक नहीं है। रैखिक में x या y यानी कि जो चर है उनकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पर तो x की घात 1 ऋण 1 है। 1/x का मतलब क्या होता है? 1/x का मतलब होता है x की घात ऋण 1, है ना। 1/x² का मतलब क्या होता है? x की घात ऋण 2। तो हमें तो x की घात 1 चाहिए, या x की या किसी भी चर की। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x को अगर आपने मान लिया p, तो ये तो p की घात तो 1 ही हुआ। तो ऐसे ही हम लोगों ने इनको क्या कर दिया था, रैखिक समीकरण में बदलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आप ये समझिए कि जब भी हम ये समीकरण बना रहे थे तो कुछ हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी। कैसी थी? रियल लाइफ, हमारे वास्तविक जीवन में कुछ समस्याएं थी, उनको हल करने के टाइम पर हम समीकरण बना लेते थे पहले, और फिर समीकरण को हम लोग हल कर देते थे। हम लोगों ने 3-4 विधियां पढ़ी हुई हैं। लेकिन क्या कभी इस तरह की भी कोई समस्या बन सकती है क्या? वास्तविक समस्या, वो हमारे वास्तविक जीवन में समस्या है क्या, वो इस तरह की बन सकती है? तो इसी के लिए हमारी किताब में एक क्या दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। ठीक, उस उदाहरण को हम लोग करेंगे, और उस उदाहरण में एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो आप समझिए, बहुत ही आसान है। 7 और 8 में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब इसमें क्या होता है कि कोई नदी है, इसमें क्या है, कोई नाव है आपके पास, और वो नाव नदी की धारा की दिशा में अगर जा रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, और वापस आ रही है तो स्पीड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? मान लीजिए नाव की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वो स्विमिंग पूल में जा रही है। ठीक, स्विमिंग पूल मतलब जहां पर एकदम शांत जल है, कोई कुछ करने की जरूरत। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है जहां पर नाव चल रही है, ठीक है। तो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी इतने बड़े नहीं होते, लेकिन मान लेते हैं यहाँ कोई बहुत बड़ा तालाब है जो बिल्कुल शांत है, जहां पर कोई भी धारा नहीं है। अब क्या हुआ, उसमें जब नाव चल रही है ना, तो नाव चलने के टाइम पर कोई भी धारा नहीं है। इसका मतलब जो स्पीड है वो वास्तव में नाव की शांत जल में चलने वाली स्पीड है। लेकिन अगर आप गंगा जी में कभी, ऋषिकेश में एक जगह पड़ती है आगे शिवपुरी, तो वहां से राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग देखा है, जिसमें पानी की लहरें काफी तेज उठ रही होती हैं, और वहां पर लोग एक वो हवा भर करके नाव चलाते हैं, उसको बोलते हैं राफ्टिंग। तो कभी मौका मिले जाइएगा, अच्छा लगता है। तो राफ्टिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो अगर गंगा जी की दिशा में जा रहे हैं तो गंगा की भी स्पीड है नदी की, और साथ में नाव की स्पीड भी है, तो काफी तेज स्पीड हो जाती है। स्पीड तेज क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर धारा की जो भी स्पीड है, मान लीजिए धारा की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की स्पीड नाव की स्पीड में जुड़ जाती है ना। और अगर उल्टा कोई आ रहा होगा तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है उसमें नदी की स्पीड घट जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई यहां से आ रहा होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किसी की चाल होती, तो 10 में से आपको 2 घटाना पड़ जाता। क्या करना पड़ जाता? घटाना पड़ जाता। तो ये कितना मिलता? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आपको मिल जाती। ठीक, अब इसी में एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल है, समझिए। हमारी जो दुनिया है वो है गोल। ठीक, अगर आपने भूगोल थोड़ा भी ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एक तरह से समताप मंडल समझ लीजिए, क्षोभ मंडल सबसे नीचे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर रहता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ऐसे करके जेट विंड्स चलती हैं, जेट हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और उससे भी ऊपर होती है कुछ कुछ जगह पर। ठीक, तो होता क्या है कि ये जो भी स्पीड होती है हवा की, वो हमेशा इधर हम लोग बनाते हैं पश्चिम, और इधर बनाते हैं पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो अपना देश की जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली, लेकिन चलो दिल्ली मान लेते हैं अभी, और यहां पर है आपका टोक्यो, जापान की राजधानी। तो जब आप दिल्ली से टोक्यो जा रहे होते हैं तो आप पश्चिम से पूर्व दिशा में जाते हैं। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरी की फ्लाइट है, तो लगभग ये जो जहाज चल रहे होते हैं, इनकी स्पीड आपको लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास दिखाई पड़ती है। लेकिन वही जहाज जब टोक्यो से वापस आ रहे होते हैं तो उनकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो ये 200 किलोमीटर का अंतर क्यों हो जाता है मालूम है आपको? क्योंकि हवा भी जो है ना, हमारा जो पूरा वायुमंडल है वो एक तरह की हवा की नदी है, समझ रहे हैं? हवा की नदी है, सोचिए। और उस नदी में जो जहाज है वो एक नाव की तरह जा रहा है। तो अगर पूरी की पूरी हवा जा रही है एक दिशा में, तो उसमें नाव जो जा रही है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड भी जुड़ जाएगी। और अगर जहाज उल्टी दिशा में जा रहा है और हवा ऐसे जा रही है,
तो हवा की वजह से जो जहाज है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा वायुमंडल एक तरह की नदी है हवा की, समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ नदी और नाव में नहीं लगता है, ये हवा में भी लगता है और जहाजों में भी लगता है। तो आप हमेशा टोक्यो से दिल्ली आने में जो समय लगेगा वो ज्यादा लग जाएगा और दिल्ली से टोक्यो जाने में समय कम लगता है, ठीक? उसका यही कारण है। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ गया कि जब भी हम लोग नदी की या धारा की दिशा की बात करेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो पहली स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहली स्पीड मतलब शांत जल में, और अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की स्पीड जोड़ देंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है। और जब उल्टा हो रहा होगा तो क्या करेंगे, धारा की स्पीड को घटा देंगे, है ना? इतना सा बात है, बस ये बात है। अब क्या करेंगे, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोग अपना प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न को देखेंगे कि उस प्रश्न को हल करने में कुछ इस तरह के समीकरण बन जाएंगे, है ना, जो वास्तव में रैखिक समीकरण नहीं है। फिर हम उनको रैखिक समीकरण में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और जब आप उनको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करोगे तो उनको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफी विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये सारी विधियां देख ली है। तो हम लोग करते हैं अपना प्रश्न। तो अब देखिए, मैंने जो प्रश्न दे रखा है उसमें एक नाव है, वो 30 किलोमीटर जाती है नदी की धारा की प्रतिकूल दिशा में। किसमें? उल्टी दिशा में। जो धारा इधर बह रही है अगर, तो नाव यहां से इधर जा रही है, ठीक? समझ गए? मान लेते हैं कि धारा जो है हमारी ऐसे से करके इधर बह रही है। तो पहली बार जो नाव है हमारी वो क्या जा रही है, यहां से इधर जा रही है, ठीक है? अब जब इधर से इधर जा रही है तो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितनी? 30 किलोमीटर की। और हम मान लेते हैं कि शांत जल में हमारी नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। और हमने धारा की जो चाल है, नदी की धारा की चाल, वो हमने मान ली कि यहां से इस दिशा में है और कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब ये बताइए कि हम लोगों ने इतनी जो बात की है, अगर ये नदी की जो धारा की चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दिशा दोनों की विपरीत है, धारा इधर जा रही है, नाव इधर आ रही है, तो क्या हो जाएगी, नाव की जो वास्तविक चाल हो जाएगी भूमि के सापेक्ष, वो कितनी हो जाएगी, x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल घट जाएगी। वही टोक्यो से दिल्ली आने वाला जो जहाज थे उसकी हम लोगों ने अभी बात की थी, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि धारा की प्रतिकूल दिशा में देखिए क्या लिखा है मैंने, धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की भूमि के सापेक्ष जो जमीन है उसके तुलना में क्या स्पीड आ जा रही है, चाल आ जा रही है, x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब धारा की दिशा में जा रही होगी, कितना, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में, प्रतिकूल दिशा नहीं, ये नहीं रहेगा, ये वाला यहां पर दिशा रख दीजिए और उसके बाद से ये आपने सबको उतार लिया, तो क्या हो जाएगा, अब इस बार नाव की स्पीड, नाव इस बार क्या हो रही है, यहां से जा रही है, ठीक। आप मेरी नाव देख करके हंस सकते हैं क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, x किलोमीटर प्रति घंटा इधर है और y जो है धारा भी उसी दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। आगे बात समझें। अब बताया ये गया है कि यार 30 किलोमीटर जा रही है धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, उल्टी दिशा में। तो एक चीज आपको और पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। तो चाल क्या है आपकी, धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल आपकी क्या निकाली हम लोगों ने, x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, बटे घंटा, ठीक है। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में, या आप घंटे से भाग दे दीजिए। ये बराबर क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी थी, कितनी दूरी थी, 30 किलोमीटर की, और आप उसमें कितने से भाग दे रहे हो, समय कितना लग रहा है, समय आपको नहीं पता है, तो मान लीजिए हम लोग कि t1 घंटा लग रहा है। 30 किलोमीटर गई, हमें ये बताया गया, समय कितना लगा ये अलग से नहीं बताया गया, हमें क्या बताया गया कि 30 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में गई और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर गई। तो अगर धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाएगी तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, x धन y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी स्पीड है, चाल है। तो दूरी कितनी है इस बार, 44 किलोमीटर है, और इस बार जो समय लग रहा है वो भी हमें नहीं पता, तो मान लीजिए हमने t2 समय मान लिया कि t2 घंटे लग रहे हैं, ठीक। अब घंटे से हमारा घंटा कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो यहां से जो t2 मिल जाएगा वो समझिए वो आपको मिल जाएगा 44 बटे x धन y, और यहां से जो t1 मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो t1 यहां से आपको मिल रहा है 30 बटे x ऋण y। अच्छा,
यानी कि 30 किलोमीटर जाने में 30/x ऋण y समय लग रहा है और 44 किलोमीटर जाने में 44/x धन y इतना समय लग रहा है। और ये दोनों समय मिलाकर के जो कुल समय है वो हमें दे रखा है। तो T1 हमने निकाल लिया और T2 निकाल लिया। T1 ये है, T2 ये है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि T1 प्लस T2 यानी कि जो कुल समय लग रहा है वो हमें दे रखा है कितना, 10 घंटे। ठीक है, तो यहां से भी क्या समझ में आ जाता है कि 30/x ऋण y धन 44/x धन y ये आपका 10 है और यही हमारा पहला समीकरण जाकर के बना। तो यहां पर हम लोगों ने अपने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को, वास्तविक जीवन में होने वाली समस्या को एक तरह से समीकरण में बदल दिया। लेकिन यह समीकरण अभी तक हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण के लिए जो भी हमारा चर पद है उसकी घात 1 होनी चाहिए और यहां पर x ऋण y ये तो 1 में आ रहा है तो इसकी ऋणात्मक घात हो जाएगी और उसमें भी x अलग है y अलग है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जटिल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे और कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। अच्छा, तो एक हमने अपने प्रश्न का आधा हिस्सा कर लिया। दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है तो देखिए 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर ये हमें पहले जानकारी दे रखी है। ये क्या है, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल को हम लोग बना देते हैं ऐसा और अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में ऐसे। ठीक, तो 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में गई इसीलिए हम लोगों ने x ऋण y से भाग कर दिया तो हमारा समय मिल गया और 44 वाले का भी समय मिल गया। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि इस बार क्या हो रहा है, 30 नहीं जा रही है, 44 नहीं 40 किलोमीटर जा रही है आपकी। कितनी, 44 किलोमीटर जा रहा है धारा की प्रतिकूल दिशा में और 55 किलोमीटर नाव जा रही है धारा की दिशा में। ठीक, तो अब हमें 13 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर हमने इतनी मेहनत कर ली और सारी चीजें हमें समझ में आ गई तो हम एक लाइन में इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं और वो क्या हो जाएगी, इस बार कितना है, 40 किलोमीटर है धारा की विपरीत दिशा में तो 40/x ऋण y धन 55 किलोमीटर कहां है, धारा की दिशा में तो 55/x धन y। और इस बार समय कितना लग रहा है, 10 घंटे नहीं लग रहा है, इस बार समय लग रहा है 13 घंटे। ये जानकारी हमें दी गई है। क्या किया गया है, ये जानकारी अभी तक हमें दी गई है। अब आप ये समझिए यहां पर अगर हम 1/x ऋण y कितना, देखिए 30 में आप 1/x ऋण y से गुणा करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 30 गुणे 1/x ऋण y है। वास्तव में इस x 30 के नीचे आ जाएगा, 30/x ऋण y हो जाएगा और वही तो ये लिखा हुआ है। तो अगर हम 1/x ऋण y को कुछ मान लें, मान लीजिए हमने इसको मान लिया p, तो ये क्या हो गया, 30 गुणे p मतलब 30p। और इसी प्रकार अगर हम 1/x धन y, 1/x धन y को क्या मान लें, 1/x धन y को अगर हम मान लें q, तो अब हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, दोनों समीकरण जो वो रैखिक बन जाएंगे और हमें एक रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा। क्या मिलेगा, रैखिक समीकरण युग्म। कैसे मिलेगा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जो नए समीकरण है वो क्या आ गया, वो आ गया आपके 30p धन 44q बराबर 10 और क्या आ गया, और आ गया 40p धन 55q बराबर 13। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये आपको मिल गया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब इनको हम लोग हल कर देते हैं। किससे हल कर देते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं क्योंकि वही हमारे लिए सबसे आसान है जब वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं या कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, तो अब इसको कहां पर हल करें, अब इसको मैं यहां पर हल कर देता हूं थोड़ी सी जगह बना करके। ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक, मेन जो समस्या है ना वो है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कैलकुलेशंस में, गणनाओं में समस्या नहीं आती, आप धैर्य से करते जाओगे हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरह का समीकरण भी जहां पर बटे में x या y या कोई चर आ रहा है वो हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेकर के बना पा रहे हैं और वो नई चीज थी, है ना, वो एक नई चीज थी जो आपने सीखी। अब देखिए फटाफट करते हैं इसको। क्या लिखा, p q एक, और इसको अगर हम लोग वज्र गुणनखंड से हल कर रहे हैं तो याद रखिए कि हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। तो बराबर 10 को हम क्या कर देंगे, ऋण 10 बराबर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पहले समीकरण का। और इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी क्या करेंगे, बराबर की जगह ऋण 13, ऋण की 13 क्यों, इस तरफ ले आए और इधर कर दिया 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें सारा शून्य एक तरफ होता है, सब कुछ एक तरफ आ जाता है। अब देखिए ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 वही चीज है। तो b1 b2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 44 और क्या हो गया, 44 ये और ये आपका है 55। ठीक, फिर आपको क्या दे रखा है, ऋण 10 ऋण 13, फिर है 30
40 और फिर से है 44 और 55। ठीक, अब वज्र गुणनखंड में क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड में आपको पता है ऐसे गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से जब ऊपर करोगे तो आपको ऋण लगाना रहेगा। और आपको है क्या, P बटे 44 में ऋण 13 से गुणा करेंगे, तो ऋण 13 से 44 में गुणा करेंगे, 13 चौको 52 की तो हासिल लगी 5, 13 चौको 52 और 5 57, ऋण 572 मिल गया, है ना। और नीचे से जो ऊपर गुणा करेंगे तो पहले से हमें एक ऋण लगा देते हैं, तो ऋण लगा दिया, चलिए। और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो 55 का आप 10 में गुणा करेंगे, ऋण 10 में, तो आपको मिल जाएगा 550 ऋण के साथ। तो बाहर भी ऋण है अंदर भी ऋण है, तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया Q बटे ऋण 10 से 40 में गुणा किया तो हो गया आपका ऋण 400। फिर आपने एक ऋण चिन्ह लगाया और नीचे से जब ऊपर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर ऋण 390 मिल रहा है। ठीक है, और 1 बटे ये किसके बराबर हो जाता है, वज्र गुणनखंड विधि में देखते हैं ना हम लोग, सीधा सीधा ये इसके बराबर हो जाएगा। 30 का 55 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 3 5 15 की 5 हाथ से लेगी 1, 3 5 15 और 1 16, और नीचे से जब ऊपर गुणा करोगे तो ऋण लगा दोगे, तो ये आपका आ जाता है 1760। बस आराम से बिल्कुल हल करना। अब ये क्या लिखा हुआ है पहले तो इसको देख लीजिए, ये आपका लिखा हुआ है 1650 से आप 1760 को हटा रहे हो, तो ये लिखा हुआ है 1 बटे ऋण 110। अच्छा, और यहां पर जो लिखा हुआ है उसको भी देख लीजिए। ठीक, इसको क्या लिखा हुआ है, ये ऋण 572 है, ये ऋण है और अंदर भी ऋण है तो ये धन हो जाएगा। तो ऋण 572 में आप 550 को जोड़ रहे हो, तो 550 धन का है, 572 ऋण का है, तो आपको मिल गया P बटे ऋण 22। क्या मिल गया, P बटे ऋण 22, ये बराबर है 1 बटे ऋण 110 के। ऋण से ऋण गया, P जो है वो आपको मिल गया 1 बटे 5। क्यों, 22 पंचे 110, आराम से P आ गया आपका 1 बटे 5। अच्छा, Q भी निकाल देते हैं, Q भी फटाक से निकाल देते हैं। Q के लिए क्या है, Q बटे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऋण 400 और ऋण है तो धन हो जाएगा, अंदर है 390, तो क्या हो जाएगा 390 धन का और 400 ऋण का, तो हो जाएगा Q बटे ऋण 10। ये किसके बराबर है, ये भी बराबर है 1 बटे ऋण 110 के। क्यों, क्योंकि दोनों ही चीजें जो है ये भी और ये भी इसके बराबर है ना, और इसका मान क्या है 1 बटे ऋण 110, तो ये ऋण से ऋण चला गया, 10 से 10 चला गया, तो Q जो है वो आपको मिल गया 11। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी 11 नहीं मिला, यहां पे देखिए गलती हो जाती, 1 बटे 11। क्यों, क्योंकि ये एक ऊपर चला जाएगा तो ये वाला 1 बटे 11 रह गया। अच्छा, तो हमारा उत्तर आ गया क्या, हमारा उत्तर नहीं आया। हमारे धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की जो सापेक्ष चाल थी ना वो x ऋण y थी, और हमने नाव की जो चाल थी वो क्या मान रखी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, ये हमने मान रखी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें तो x और y निकालना है। हमें तो मिला है p और q, लेकिन p क्या था, याद करिए, p हमारा था 1 बटे x ऋण y, है ना। तो इसका मतलब x ऋण y क्या हो जाएगा, यहां पर ही देखिए, यहां पर ही आप समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां पर आप समझिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न हो रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, समझिए ना, सारी चीजें कनेक्टेड है, और इसको एक बार आप अच्छे से देख लोगे ना तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 1 बटे x ऋण y p है, इसका मतलब x ऋण y जो है वो 1 बटे p के बराबर है, और p का मान क्या आया था 1 बटे 5, इसका मतलब x ऋण 5 जो है वो आपका आ गया 5 के बराबर। ये आपको पहला समीकरण मिल गया। और इसी तरह से q क्या था, q था आपका x धन y, 1 बटे x धन y। तो जब q 1 बटे x धन y है तो समझ लीजिए 1 बटे x धन y अगर आपका 1 बटे 11 है तो x धन y क्या हो जाएगा, x धन y हो जाएगा आपका 11। तो यहां पर आपने लिख दिया x धन y बराबर 11। ये आपका नया दूसरा समीकरण आ गया। अब इनमें आपको मान निकालना है, तो यहां पर फिर से हम क्या कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। दोनों हमें दिख रहा है गुणांक बराबर है, दोनों को जोड़ दिया तो y से y कट गया, 2x आपको मिल गया 16, तो x आ गया 8। समझिए, x आ गया 8, और y क्या हो जाएगा, किसी भी समीकरण में आपने x का मान रखा है, यहां पर 8 रखोगे तो 8 में से y घटा रहे हो तो 5 मिल रहा है, यानी कि 8 में से क्या घटाओ कि 5 मिल जाए, तो 8 में से 3 घटाओगे तभी तो मिलेगा, तो y आपका आ गया 3। ये आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नाव की शांत जल में चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने निकाला। और y क्या है, y है धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम लोग जो वास्तव में हमें दे रखा था कि 30 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में गई थी और 44 किलोमीटर जो है वो धारा की दिशा में गई थी, तो हमें 10 घंटे का समय लग रहा था, है ना। अब हम लोग इसको एक बार सत्यापित करके भी देख लेते हैं। ठीक, बाकी आप देखिए पूरा प्रश्न है, अच्छे से एक बार समझ लीजिए, सारी चीजें नोट कर लीजिए। पूरा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है इसलिए जगह भर गई है, लेकिन सत्यापन करना तो बहुत कम जगह में हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर अगर जा रही है
तो नदी की धारा की प्रतिकूल दिशा में अगर जा रही है तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 8 उसकी खुद की है, 3 उल्टी हो गई, यानी कि 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही होगी। तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। और धारा की दिशा में जा रही है तो 8 किलोमीटर तो जा रही थी, 3 किलोमीटर और स्पीड मिल गई, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो 44 किलोमीटर जाने में लगेगा 4 घंटे, तो दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 घंटे। इसका मतलब हमारा पहले इक्वेशन सही है। क्यों? क्योंकि मैं दे रखा था T1 + T2 10 घंटे, है ना। और ऐसे ही दूसरा करके देख लेते हैं। दूसरा करने में क्या था? दूसरा करने में हमारे पहली जो दूरी थी वो थी 40 किलोमीटर की, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो समय कितना लगेगा? 8 घंटे लगेगा। और उल्टी दिशा में जाने का कितना था? 55 किलोमीटर। और यहां पर हमारी स्पीड क्या हो गई थी? 8 और 3 जुड़ गया था, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे थे, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 5। तो 8 घंटे और 5 घंटे मिला के कितना हो जाएगा? 13 घंटे। और वो भी देखिए हमें दे रखा है 13 घंटे। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है जिससे आपको इस प्रश्नावली में और इस तरह की मेथड्स को यूज करने में, रियल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं वो समझ में आया होगा। अब आगे के प्रश्न हम लोग अपने प्रश्नावली करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।